संविधान की 12 अनुसूचियों को हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग भाग 1 की बात करेंगे कि भाग 1 में क्या कहा गया है, उसका टाइटल क्या है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 का टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें भाग 1 में सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं और उन चारों अनुच्छेदों में एक तो संघ का नाम बताया गया है कि हमारे संघ का नाम क्या होगा, जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा, किन किन चीज़ों से हमारा भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा, राज्यों का निर्माण कैसे होगा, राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन कैसे होगा। ये सारी बातें भाग 1 में ही बताई गई हैं। तो भाग 1 को 2 पार्ट में हम लोग, एक तो भाग 1 के जो संवैधानिक पहलू हैं, जो संविधान में बातें कही गई हैं, उसको एक अलग पार्ट में करेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन जो किया गया, जिसके तहत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को बनाया गया, तो उसको हम लोग एक अलग पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ करने पे वीडियो लंबा हो जाता है और आप इतने उसको नहीं देख पाते। तो इसलिए आपको छोटा वीडियो चाहिए, तो हम लोग इसलिए इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। छोटा भी हो जाएगा, आप देखिए उसको। तो पहला जो पार्ट है वो संविधान में जो भाग 1 में जो बातें कही गई हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर इससे प्रश्न होते ही होते हैं कि अमुक राज्य का गठन कब हुआ, इस राज्य का नाम कब परिवर्तित हुआ। जैसे मान लीजिए, जैसे ये पूछा जाता है कि मद्रास तमिलनाडु कब बना, उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। राज्यों का क्रम भी मिलवाया जाता है कि कौन सा राज्य पहले बना, फिर उसके बाद कौन सा राज्य बना। तो उन सब को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो भाग 1 का जो टाइटल है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इस भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में है। भाग 1 का जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान सभा में संघ के नाम को लेकर सदस्यों में मतैक्य नहीं था। कुछ भारत चाहते थे, कुछ इंडिया चाहते थे, कुछ हिंदुस्तान चाहते थे, लेकिन अंततः जो सहमति बनी वो ये बनी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ऐतिहासिक रूप में हम भारत के नाम से जाने जाते हैं, तो दोनों नामों को हम साथ लेकर चलें। तो इसलिए दोनों नामों को रख लिया गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया यानी दोनों नाम यहाँ शामिल कर लिए गए, भारत भी और इंडिया भी। और होगा कैसा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत के संघ की प्रकृति क्या होगी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी अनुच्छेद 1 का पहला जो पार्ट है वो यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा पार्ट, दूसरा कहता है कि जो राज्य का राज्य क्षेत्र है यह अनुसूची 1 में दिया गया है। राज्य का राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, 1 में दिया गया। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र क्या है वह देखने के लिए अनुसूची 1 देखिए,
अनुसूची 1 में राज्य का राज्य क्षेत्र दिया गया है, उसमें विनिर्दिष्ट है। तीसरा पार्ट में यह कहा गया कि भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित क्या क्या होगा, किन किन चीज़ों से मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा। पहला राज्य, दूसरा संघ शासित क्षेत्र, और तीसरा अर्जित भूभाग। ये तीनों से मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र बनेगा। भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे, यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, वह 3 चीज़ों से मिलकर बनेंगे। एक तो राज्य, जो कि यहाँ बताया गया, दूसरे पार्ट में राज्य का राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में दिया गया है, तो वो राज्य होंगे। फिर संघ शासित क्षेत्र, जिनका राज्य क्षेत्र भी अनुसूची 1 में ही दिया गया है, और अर्जित भूभाग, भविष्य में अगर कोई भूभाग अर्जित किया जाता है तो वो भी, ये तीनों मिलकर भारत का राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीज़ें शामिल होंगी। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्रों के राज्य क्षेत्र, और अर्जित भूभाग। भविष्य में हम किसी विदेशी शक्ति से कोई भूभाग अर्जित करते हैं तो उसे भी हम भारत के राज्य क्षेत्र में ही सम्मिलित करेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में शो करेंगे। तो भारत का राज्य क्षेत्र। अब यहीं से एक शब्दावली और कि संघ का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और भारत का राज्य क्षेत्र, ये 2 शब्दावलियां हो गई। भारत का राज्य क्षेत्र और भारत का संघ क्षेत्र। अब इसमें जो संघ क्षेत्र है, भारत संघ है किसका, राज्यों का, तो इसमें केवल राज्य है। भारत के संघ क्षेत्र में केवल राज्य होंगे, जबकि राज्य क्षेत्र में, भारत के जो राज्य क्षेत्र है, इसमें ये तीनों होंगे। संघ क्षेत्र में केवल राज्य है और भारत के राज्य क्षेत्र में ये तीनों हैं, राज्य भी हैं, संघ शासित क्षेत्र भी हैं, अर्जित भूभाग भी हैं। तो भारत का जो संघ क्षेत्र है वह सिर्फ राज्यों से मिलकर बनेगा, क्योंकि भारत का जो संघ है राज्यों का संघ है। तो ये 2 शब्दावलियों में जो बड़ी क्षेत्र वाली शब्दावली है वो राज्य क्षेत्र है और संघ, क्योंकि इसमें राज्य के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र भी हैं, अर्जित भूभाग भी हैं, और संघ क्षेत्र में सिर्फ राज्य है। ठीक। अब दूसरा जो अनुच्छेद कहता है वो क्या कहता है। दूसरा अनुच्छेद कह रहा है कि नए राज्यों, दूसरा अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो यह कार्य संसद विधि बनाकर करेगी। संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य को संघ में प्रवेश दिला सकती है या संघ में राज्य के रूप में उसकी स्थापना कर सकती है। यह कार्य संसद विधि बनाकर करेगी। संसद कुछ शर्तें निर्धारित करेंगे, उन शर्तों के आधार पर राज्यों को प्रवेश दिला सकती हैं संघ में और उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो वर्तमान राज्य है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यह कार्य भी संसद विधि बनाकर करेगी। संसद विधि बनाकर यह कार्य भी करेगी, विधि बनाकर यह कार्य भी करेगी। अब 2 अनुच्छेद हैं, इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की जा रही है, इसमें नए राज्यों के निर्माण की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन होगा कि ये
कहाँ के लिए ये बात की जा रही है, कहाँ के लिए ये बात की जा रही है। तो ये वैसे राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की जा रही है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। तो यह अनुच्छेद 2 किस पे लागू हो रहा है, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, हिस्से नहीं है। और यह उन पे लागू हो रहा है जो भारतीय संघ के हिस्से हैं, भारतीय संघ के हिस्से हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में से अगर किसी अन्य राज्य को बनाना हो, मान लीजिए पूर्वांचल बनाना हो, तो यह कार्य अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश भारतीय संघ का हिस्सा है। तो उसमें किसी प्रकार से अगर किसी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, जब नए राज्य का निर्माण किया जाएगा तो किसी दूसरे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होगा ही। तो यह कार्य जो किया जाएगा यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। और किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में नए सिरे से अगर भारतीय संघ में प्रवेश दिया जाएगा तो वो अनुच्छेद 2 के माध्यम से किया जाएगा। अगर किसी विदेशी क्षेत्र से कोई भूभाग लिया जाता है, उसे राज्य के रूप में हम भारतीय संघ में स्थापित करते हैं, तो वह अनुच्छेद 2 के माध्यम से करेंगे। ठीक। अब अनुच्छेद 4 की भी बात कर ली जाए, फिर 2-3 की प्रक्रिया क्या है राज्य निर्माण की, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन। अब ये संशोधन क्यों होगा? क्योंकि अगर हम वर्तमान राज्यों में से किसी राज्य का गठन करते हैं, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं या नए राज्य को प्रवेश दिलाते हैं संघ में, तो उससे क्या होगा कि राज्य जो अनुसूची 1 में राज्यों की लिस्ट दी गई है और उस राज्य के नाम के आगे उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है, तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा तो उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो वहाँ हमें संशोधित करना होगा। नया राज्य अगर बनता है तो राज्य की जो लिस्ट है राज्यों की, उसमें एक नाम और बढ़ाना होगा। राज्यों की संख्या कम होती है तो नाम हटाना होगा। फिर अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, तो अगर किसी राज्य की सीमा कम हो रही है तो उसकी राज्यसभा की जो सीट है वो भी कम होगी, सीमा बढ़ रही है तो राज्यसभा की सीट भी बढ़ेगी, तो उसमें अनुसूची 4 में भी संशोधन करना होगा। ठीक। इसी में अनुच्छेद 4 में जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि जो विधि बनाई जा रही है, जैसा कि अनुच्छेद 2 और 3 में हम लोगों ने देखा कि संसद विधि बनाकर ऐसा करेगी, तो ये जो विधि बनाई जा रही है ये अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी यह जो विधि बनेगी सामान्य प्रक्रिया से बनेगी, यहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, सामान्य विधि जैसे बनती है उसी प्रक्रिया के तहत ये विधि बनेगी। अब ये जो विधि बनाई जा रही है इसमें एक प्रक्रिया का पालन करना होता है कि विधि बनाने के पहले उससे संबंधित जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर उसे सदन में नहीं रखा जा सकता। उस विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर सदन में नहीं रखा जा सकता। और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि संबंधित जो भी प्रभावित राज्य हैं, जैसे जो तीसरे में अनुच्छेद 3 में जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है? अनुच्छेद 3 में किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है। मान लीजिए ये 2 राज्य हैं तो इस राज्य को इस राज्य में मिला लिया जाए। अब ये भी थे, इस राज्य को मिला दिया गया इस राज्य में ही, यानी इस राज्य की अब सीमा यहाँ तक हो गई, यानी यह राज्य खत्म हो गया। अब ये सिर्फ ए नाम से जाना जाएगा। ये काम किया जा सकता है। या 2 से अधिक राज्यों के भागों को काटकर एक नए राज्य को बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से हमें एक राज्य और बनाना है, तो एक राज्य मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं,
एक राज्य ऐसे बना लेते हैं। तो तीनों में से कुछ कुछ भाग को काट के हमने एक राज्य बना दिया। तो इस तरह से भी राज्य बन सकता है। पूरा का पूरा एक राज्य दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, या 2-3 राज्यों के भागों को काट कर एक नए राज्य को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ 3 राज्य प्रभावित हुए, इस राज्य के बनने से ये 3 राज्य प्रभावित हुए। इस राज्य को बनाने संबंधी जो विधेयक रखा जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पहले चाहिए, और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि इन तीनों राज्यों के विधानमंडलों से इसकी सहमति प्राप्त करेंगे। उसके लिए राष्ट्रपति एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि आप इतने दिनों में अपनी सहमति या असहमति दे दीजिए। अगर राज्य विधानमंडल उतने दिनों के अंदर अपनी सहमति दे देते हैं या असहमति ही देते हैं, तो भी उस सहमति या असहमति को मानने के लिए न तो राष्ट्रपति बाध्य है, न ही संसद बाध्य है। राज्य, ये प्रक्रिया के तहत राज्यों से उस पर सहमति या असहमति मांगी जाती है राज्य विधानमंडल से, लेकिन उसको मानने के लिए न तो राष्ट्रपति बाध्य है और न ही संसद बाध्य है। यानी कहने का अर्थ यह है कि संसद जैसे चाहे वैसे राज्यों का गठन कर सकती है, क्योंकि वो राज्य की सहमति को मानने को बाध्य नहीं है। उनसे सहमति ली जाती है, वो समय सीमा के अंदर दे भी देते हैं, लेकिन उसे मानने को न तो राष्ट्रपति बाध्य है, न ही संसद बाध्य है। यानी संसद जैसे चाहे वैसे राज्यों का गठन कर सकती है। यानी यहाँ जो राज्य हैं, ये राज्य अस्थाई नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो यहाँ इस अनुच्छेद 3 से जो संघ की प्रकृति है वो भी स्पष्ट होती है कि भारतीय संघ कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है भारत, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व तो संसद के ऊपर निर्भर है। वो जब चाहे तब किसी राज्य को समाप्त कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। तो यहाँ राज्य अविनाशी नहीं है, विनाशी है। जब चाहे तब उनको खत्म किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, वह कार्य संसद जब चाहे तब कर सकती है। तो राज्य अविनाशी नहीं है, राज्य विनाशी है, लेकिन संघ अविनाशी है। कोई राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकता। वैसे ही अमेरिकी संघ क्या है, अमेरिकी संघ में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिकी संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी अमेरिकी जो राज्य है वो बिना राज्य की सहमति के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहाँ राज्य की सहमति आवश्यक है। यहाँ राज्य की सहमति मिले न मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसलिए वहाँ राज्य भी अविनाशी है, संघ तो अविनाशी है। भारत में सिर्फ संघ अविनाशी है, राज्य अविनाशी नहीं है, राज्य विनाशी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने भाग 1 की बात देखी। अब भाग 1 विवाद उत्पन्न हुआ बेरुबाड़ी मामले में। बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक क्षेत्र था, जो कि रेड क्लिफ ने जब सीमा निर्धारण किया था तो उसे भारतीय क्षेत्र मान लिया था। बाद में पाकिस्तान ने उस पर दावा किया कि ये हमारा क्षेत्र है। तो राष्ट्रपति के सामने ये समस्या आई कि क्या कि हम किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं, क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है या ऐसे ही दे सकते हैं। तब इस पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें राय दी कि हम किसी क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को दे नहीं सकते, इसके लिए हमें संविधान संशोधन करना होगा। तब जाकर 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया और हमने बेरुबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा। तो हमें अगर किसी क्षेत्र को देना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है। वैसे ही 100वां संविधान संशोधन हुआ। हमें बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र देने पड़े, 111 एनक्लेव बांग्लादेश को हमने दिया, 51 एनक्लेव बांग्लादेश से हमें मिले, तो उसके लिए भी संशोधन किया गया, 100वां संशोधन। और 9वां संशोधन बेरुबाड़ी के मामले में 1960 में किया गया था। तो किसी भी क्षेत्र को देने के लिए हमें संविधान संशोधन करना होगा। लेकिन अगर राज्य की सीमाओं में, अपनी सीमाओं में कोई सीमा विवाद है तो उसको हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो कार्यपालिकीय स्तर पर वो निर्णय किए जा सकते हैं, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो भाग 1 से संबंधित जो अनुच्छेद थे
उसको हम लोगों ने देखा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि इस अनुच्छेद के तहत जो राज्यों का गठन हुआ है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग